Good morning, everyone. I am your science biology teacher. My name is Ankush Panwar. All right. लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में. आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. मैं आपको एक बार फिर से एक हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ. ऑल राइट. आप देख सकते हैं हम लोग ने पढ़ा द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन इन ए सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर. ऑलराइट. ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. ऑलराइट. अंदर आप क्रोमैटिन्स बनाइए, क्रोमैटिन बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो आपके ऊपर है. क्रोमैटिन इज अ स्टेज व्हेन द सेल्स हैज़ नॉट बीन डिवाइडेड. और जब वो डिवाइड होते हैं तो वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. सो राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ क्रोमैटिन. ये हम लोग ने पढ़ा. फिर हम लोग ने एक और चीज़ पढ़ा जो कि देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, और उन दोनों के बीच में देयर इज़ अ फ्लूइड विच कंटेन्स डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली. सेल ऑर्गेनेली वो चीज़ होती है जो सेल्स को चलाते हैं. मैं यहाँ पे ऐसी 2-3-4 चीज़ें बना देता हूँ जिसको हम लोग फ़िलहाल के लिए सेल ऑर्गेनेली मान लेते हैं. बट this liquid that is present between the nucleus and the plasma membrane is nothing but cytoplasm. alright. इतना पढ़ा था हमने. काफ़ी चीज़ें आई थिंक आप लोगों को रिवाइज हो गई होंगी. अगर नहीं भी होंगी तो हम लोग ने एक काफ़ी लंबा ब्रेक लिया है. आई वुड लाइक एवरीवन टू रीड व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ. ऑलराइट. ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है. अगर आप मेरे साथ चलते रहे और पढ़ते रहे और समझते रहे चीज़ें, तो आपको चीज़ें एटलीस्ट याद तो हो जाएंगी. और जब आप याद करेंगे उसे इंग्लिश में, तो मैं आपसे ही नोट्स बनवा रहा हूँ. आपके नोट्स भी चेक कर रहा हूँ. हालांकि मुझे काफ़ी नोट्स मिले नहीं हैं, जो कि काफ़ी दुखदायक सिचुएशन है. इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन. बट आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग अभी बिजी हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे. बट जब तक स्कूल खुलेंगे आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सब अपने नोट्स बना देंगे. ऑलराइट. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे. अब हम आगे हैं सेल ऑर्गेनेलीज पे. ऑलराइट. जैसे कि मैंने आपको इधर बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो यूज़फुल होती है सेल्स को चलाने के लिए. इनको हम लोग ने फ़िलहाल सेल ऑर्गेनेलीज का नाम दिया है. सेल ऑर्गेनेलीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच रन सेल्स. ये वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सेल्स को रन करते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ऑलराइट. मैं आपको बस ऐसे ही इनलिस्ट करके बता देता हूँ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. ओके. जिसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो सब चीज़ें होती हैं. देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स. ओके. वैक्यूल्स एक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है. माइटोकॉन्ड्रिया. राइट. वैक्यूल्स एक हो गया. और गोल्जाई अपैरेटस. राइट. गोल्जाई अपैरेटस एक हो गया. सो वैसे ही जो मैं नाम आपके सामने ले रहा हूँ वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो सेल को रन करने के लिए काम आती हैं. एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ materials to the cell to survive. alright. So हम लोग each and individual cell organelles के बारे में पढ़ेंगे. तो उस टॉपिक पे जाने से पहले let us go and read what is there in the text. alright. So it says every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. वो ये कह रहे हैं कि हर एक सेल के पास एक खुद का एक मेम्ब्रेन होता है. जैसे इधर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो हमें बाहर के जो इन्वायरमेंट है, ये जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे अलग करता है. ऑलराइट. फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल के पास उसकी एक बाउंड्री है, वो बाहर की सोसाइटी जो कि है हमारे स्कूल की, उससे हमें अलग करती है. ऑलराइट. उतना हिस्सा हमारे स्कूल का होता है और बाकी का हिस्सा बाहर की दुनिया का होता है. ऑलराइट. वैसे ही सेल्स में होता है. सेल्स में देयर इज अ मेम्ब्रेन दैट डिवाइड्स फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. ऑलराइट. Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structures and function. कहने का मतलब जो कि बड़े हैं और कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सेल्स हैं,
इंक्लूडिंग सेल्स सच एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि हम हैं, जैसे हमारे पास नर्व सेल्स, स्मूथ सेल्स हैं, ओवा सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं, हमारे अंदर ये सारे सेल्स हैं, तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लार्ज सेल्स भी हैं जो कि बड़े बड़े सेल्स हैं, उनमें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चाहिए। ऑलराइट, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड जो ढांचा है और उसका यूज़ है उस ढांचे का, उसको चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनली विद इन देमसेल्व्स। मतलब सेल्स के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं ये सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को टेक आउट करने के लिए। और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस और जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के, फंक्शंस का मतलब होता है जितने भी काम होते हैं सेल्स के, तो वो सारी चीज़ें हमें सेल ऑर्गेनली करवा के देती है। ऑलराइट, दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑलराइट, ये सबसे मेन फीचर होता है यूकैरियोटिक सेल का, जो कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करती है। ऑलराइट, क्यों ऐसे अलग करती है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग के पास सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो कि हमारे खुद के सेल्स हैं, उसमें सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस और छोटे छोटे फंक्शंस करती है। ओके, सो सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनमें से कुछ जो है वो सिर्फ तभी विजिबल हैं जब उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। ऑलराइट, दिस इज जस्ट लाइक अस, वी हैव डन इट इन द प्रीवियस सेक्शन, सो आई जस्ट होप वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, एंड इफ यू हैव नॉट, आप लोग प्लीज़ जाके वो हिस्सा न्यूक्लियस का वापस से देखें। Some important example of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum. Alright, इसका कहने का मतलब है कुछ ऑर्गेनेलीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो उनमें से एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER उनमें से एक है, गोल्गी apparatus, ओके, GA, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। अगर मैं आपको एग्जाम्स में ये सवाल पूछूं, लिस्ट ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज इन अ यूकैरियोटिक सेल, तो आपको यही लिखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ऑलराइट, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल। वो इतने इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो सबसे मेन जो यूज़ होता है वो सेल का, वो ये निकाल के करते हैं। राइट, जो मेन जो काम होता है सेल्स का वो ये निकाल के करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे आज? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई थिंक यही पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट, तो अपने टॉपिक पे लिख देते हैं हम लोग ऊपर। We would be studying about endoplasmic reticulum, also known as ER. Alright, I just hope you can see it, guys. ER. Alright, चलो अभी हम पढ़ते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ओके, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। जो ER होता है वो एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होता है, मतलब वो ट्यूब के शेप में होता है। ओके, तो आप बोलोगे ट्यूब का शेप क्या होता है? ट्यूब्स का शेप हमेशा ऐसे रहेगा। ओके, इसको ट्यूब्स बोलते हैं। ऑलराइट, ऐसे रहेगा, ये भी ट्यूब शेप है। ओके, ट्यूब शेप है। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स और लॉन्ग एलिगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हमेशा उनको ट्यूब शेप बोला जाता है। ओके, दीज आर ट्यूब शेप। ओके,
तो इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और एबलॉन्ग बैग्स वेसिकल्स। ओके, अगर हम लोग आपको मैं दिखाना चाहूँ, जो प्लाज्मिक रेटिकुलम इस डायग्राम में इतना क्लोजली गिवन नहीं है वो। और हाँ, अगर आप पीछे वाले डायग्राम में देखें इन द फिगर 5.6, और अगर आप एकदम ध्यान से देखें तो ये छोटे छोटे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। राइट, तो इसको ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको काफ़ी इलोंगेटेड करके आया बता रहा हूँ। ये एकदम ऐसे ऐसे छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। राइट, जो हम लोग टैप्स और वो लगाते हैं अपने उसमें, क्या बोलते हैं, ड्रम्स में या टैप में जो पाइप लगाते हैं उसको इंग्लिश में ट्यूब्स भी बोलते हैं। राइट, पाइप उसका लोहे के वर्जन का नाम है, बट अगर आप उसको प्रॉपरली बोलेंगे तो आप उसको वाटर ट्यूब्स बोलेंगे। ओके, तो वो उसी स्ट्रक्चर्स में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ER की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले पढ़ चुके हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ER के क्लासिफिकेशन 2 टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस होता है अभी हम लोग वो देखते हैं। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. Right, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लूँ और इसके ऊपर मैं ये छोटे छोटे राइबोसोम्स बना दूँ, ओके, छोटे छोटे राइबोसोम्स बना दूँ तो ये बन जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Alright, the ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. Okay, तो अभी हम लोग 2 चीज़ सीखे हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, 2 टाइप्स में होता है, रफ और स्मूथ। और रफ में हम लोग ने देखा है कि राइबोसोम्स अटैच रहते हैं ऑन द सरफेस, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया। और अगर हम लोग इसमें से सीख लें तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं मसल बिल्डिंग, पावर बिल्डिंग सेल्स। ऑलराइट, तो वो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चरर करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाते हैं। मतलब एक कंपनी है जिसमें हम लोग प्रोटीन बनाते हैं, तो उस कंपनी का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The manufactured proteins are then sent to the various places in the cell depending on its need using the endoplasmic reticulum. तो जो हम लोग ने प्रोटीन मैन्युफैक्चर की है वो दूसरे वेरियस प्लेसेस पे भेजी जाती है सेल के, उनके डिपेंडिंग ऑन द नीड, मतलब स्वाद अनुसार, जहाँ पे जिनको जो भी चाहिए उधर भेजा जाता है यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द SER दैट इज द, अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। ऑलराइट, द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, एक प्रोटीन बना रहा है, एक फैट बना रहा है, लिपिड बना रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। ओके, ये सेल को, जो सेल का कोई भी काम करने का जो तरीका होता है उसमें काम आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ER जो होता है वो प्रोटीन्स बना रहा है जो कि राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर करता है, राइबोसोम्स जो कि सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स एंड लिपिड जो कि यूजफुल फंक्शंस हैं किसी भी सेल के। ऑलराइट, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
राइट। जेनेसिस का मतलब कोई भी चीज़ बनाना, बायो मतलब उस चीज़ के या उस आकार के बारे में पढ़ना, मेम्ब्रेन मतलब उसके बाहर का आउटर कवर। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब कोई भी चीज़ जो उसको बनाने के लिए काम आती है। वो कौन सी चीज़ है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग मेम्ब्रेन। ओके, तो अगर देखा जाए तो इसने प्रोटीन और लिपिड्स दोनों यूज़ किया है। तो मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल के एक बिल्डिंग खड़ी करता है, मतलब बिल्डिंग बनाता है सेल मेम्ब्रेन की। ओके, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए काम आता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ऑलराइट, सिंपल है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो कुछ प्रोटीन सेल के मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं, तो कुछ प्रोटीन एंजाइम्स एंड हार्मोन को बनाते हैं। एंजाइम्स कोई भी रिएक्शन होता है, राइट, कोई भी रिएक्शन हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा, जिसमें या नहीं भी पढ़ा होगा तो आप आगे जाके 10th में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट प्लस मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो कोई भी रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में। ओके, और एंजाइम यूज़ होते हैं एज ए कैटलिस्ट। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिज्ञासा रखते हैं जानने के लिए कि एंजाइम्स क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन को बढ़ावा देने के लिए काम आते हैं, उनको एंजाइम्स बोलते हैं। और जो भी चीज़ बढ़ावा देने के काम आती है किसी भी रिएक्शन को, उनको नाम दिया गया है कैटलिस्ट। ऑलराइट, ये उन लोगों के लिए है। और हार्मोन्स क्या होते हैं? जैसे मेल में होता है, मैंने उस दिन आपको क्लास में बताया था, मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, जो मेल को दाढ़ी और क्या बोलते हैं, दाढ़ी, मूंछ, ये सारी चीज़ें देते हैं। वैसे ही फीमेल में होते हैं क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। वो उनको ब्रेस्ट एनहांसमेंट, स्मॉल, मतलब जो उनकी आवाज़ होती है लड़कियों की वो काफ़ी पतली होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उनमें लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। ब्रेस्ट इन्हांस होते हैं उनके, थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग के काम आते हैं। ऑलराइट, और उनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो सारे फीचर्स हमें हार्मोन्स देता है। और वो हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? जो ही प्रोटीन और लिपिड से जो हमारे सेल के अंदर ये काम करते हैं। Although the ER varies greatly in appearance in different cell, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी हद तक अलग अलग तरीके से दिखता है अलग अलग सेल में, पर वो अपना इट ऑलवेज फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम, लेकिन वो अपना नेटवर्क सिस्टम हमेशा बनाए रखता है। राइट, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। Thus, one function of the ER is to serve as the channel for the transport of material, especially protein, between various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। तो उसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का? स्पेशली प्रोटीन का। कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर ही। ओके, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन का, वो किसके अंडर आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, प्रोवाइडिंग अ सरफेस for some of the biochemical activities of the cell in the liver cell of the group of animal called vertebrates। वर्टिब्रेट्स वो सब एनिमल्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, तो उनमें जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की और इन द लिवर की, वो कौन करवाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वैसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग। तो जितने भी पॉइजन होते हैं, जितना भी जहर होता है, उसको अगर हम लोग डिटॉक्सिफाई करना है, अगर किसी भी चीज़ का जहर निकालना है तो क्या काम आता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाइंग। ठीक है, कोई भी पॉइजन या ड्रग्स भी एक टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं लाइफ के। सो गाइस एंड गर्ल्स, जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा, ऑलवेज बी अवे फ्रॉम ड्रग्स। राइट, मुझे पता नहीं गांव में कैसा होता है, बट शहरों में देयर आर मेनी children and many kids who are very habitual to drugs, which is very bad, and it is called in
इट इज़ बिन कॉल्ड द बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऑलराइट, तो जहर और जो ड्रग्स के इफेक्ट्स हैं उसे ख़त्म करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आपको इस डायग्राम में पूरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। विद दिस आई एम एंडिंग अ टॉपिक टुडे। आगे हम पढ़ेंगे गोल्गी apparatus, lysosomes and mitochondria, plastids and vacuoles. Alright, thank you so much guys. Kindly please be safe. अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए और इन सब चीज़ों को लाइटली मत लीजिए। ऑलराइट, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओके, इसको हम लोग एक प्रोवर्ब बोल सकते हैं, एडवर्ब्स बोल सकते हैं, आइडियम्स बोल सकते हैं। मतलब ये एक मुहावरा है जो कहना चाहता है बचाओ इलाज से अच्छा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे हेड, बाय बाय।